जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। फ्रेंड्स, मुझे हमारे आज के लर्नेड स्पीकर अजय कृष्णार्थ जी का परिचय देने का सौभाग्य मिल रहा है। फ्रेंड्स, मैं फॉर्मल बायोडाटा में नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि ये बहुत लंबा चौड़ा बायोडाटा है। इन्होंने नंबर ऑफ लेक्चर्स अटेंड किए हैं, वेबिनार्स किए हैं, नंबर ऑफ प्लेसेस पे चीफ गेस्ट रहे हैं, रेगुलरली बोलते रहते हैं। मैं बहुत शॉर्ट में इनके बारे में, इनकी कुछ क्वालिटी के बारे में आप सबको परिचित कराना चाहता हूं। बेसिकली अजय जी बलिया के रसड़ा से बिलोंग करते हैं, सेटल्ड हैं वाराणसी में, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में प्रेजेंट में कार्यरत हैं, काफी सीनियर ऑफिसर हैं। लेकिन इनकी एक विशेषता है, इतनी सीनियर लेवल पे होने के बावजूद इनके पास जहां टाइम की बहुत कमी है, फिर भी इन्होंने पढ़ना लिखना नहीं छोड़ा है। ये आज भी पढ़ते लिखते रहते हैं और रिसर्च करते रहते हैं। मैंने इनसे एक चीज सीखी है, ये इतिहास को उठा के प्रेजेंट के परिप्रेक्ष्य में जोड़ के और उससे फ्यूचर का क्या प्रेडिक्शन आता है, फ्यूचर का क्या कंक्लूजन होता है, उसको करने के माहिर है, जो कि इनसे बात करके, इनके एक्सपीरियंस से शेयर करके बहुत अच्छा लगता है। मुझे उम्मीद है कि इनका असली परिचय इस मीटिंग को खत्म होने के बाद सुनने वाले मेंबर्स खुद देंगे और जब वो रिक्वेस्ट करेंगे कि इनको फिर से बुलाइए हम लोगों के बीच में, वही इनका असली परिचय होगा। मैं ज्यादा समय न लेते हुए हमारे आज के एक यंग स्पीकर जो कि सिर्फ 41 इयर्स के हैं, उनको आमंत्रित करता हूं, आए और आज के इस ज्वलंत टॉपिक पे अपनी बेबाक राय रखें। ओवर टू अजय जी। पूर्णिमा के दिन जो भी इस वेबिनार में जुड़े हुए हैं, रोटेरियन और कुछ और दोस्त भी हैं, सबका बहुत बहुत स्वागत है। जब भी बात होती है भारत और चीन के संबंधों को, तो ये बहुत ही संवेदनशील मामला है। अभी गलवान घाटी में आपने देखा 1962 की बातें होती रहती हैं। इसके पहले डोकलाम में संघर्ष हुए थे। जैसा कि एक बता रहे थे कि अभी सब पूरे दुनिया ही जूझ रहा है कोरोना से, और कोरोना वायरस का जो माना जाता है शुरुआत वुहान शहर, वो भी चीन में है। तो अभी भी बहुत से लोग, एक कंस्पिरेसी थ्योरी भी दुनिया में चलती है, माना जाता है कि वो वुहान में जो चीन की एक लेबोरेटरी है वायरोलॉजी की, तो उस लेबोरेटरी से भी माना जा रहा है कि मैनमेड बनी है, नेचुरल नहीं है। कई लोगों का चीन का ये नहीं कहना है, चीन अमेरिका पे कर रहा है। तो कहने का मतलब ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन चीन से आ रही है। चीन बहुत बड़े तरीके से उभर के पूरी दुनिया को अपने प्रभाव में लेने की कोशिश कर रहा है। भारत से अभी जो झड़प हुई उसमें बहुत से हमारे सैनिक मारे गए, उनको श्रद्धांजलि देते हुए। हेलो, आवाज आ रही है ना? आ रही है। तो उनको श्रद्धांजलि देते हुए, उन शहीदों का नमन करते हुए अपनी बात मैं इसलिए बढ़ाऊंगा कि आखिर क्यों चीन ये किया, क्यों चीन ने ये कदम उठाया ज्यादा एडवांस आके कब्जा करने का वहां घाटी में, या क्यों डोकलाम में वो संघर्ष कर रहा है, जबकि भारत और चीन के व्यापार बहुत तेजी से बढ़े हैं पिछले कुछ सालों का। अगर आंकड़े आप उठा के देखेंगे
तो भारत और उनके $100 बिलियन से ज्यादा का व्यापार हो चुका है और ज्यादातर चीन का मतलब एक्सपोर्ट है। भारत को उसमें ट्रेड डेफिसिट है, बहुत से ज्यादा ट्रेड डेफिसिट है। इसके बावजूद भी चीन क्यों भारत से टकराव का रास्ता अपना रहा है, जबकि इतना बड़े व्यापार घाटे को सोचते हुए वहाँ के जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वहाँ की जो बड़ी कंपनियां हैं, उनको एक दबाव बनाना चाहिए अपनी सरकार पे कि वो इस तरह की संघर्ष में ना उलझे, क्योंकि उलझने से उनको भी आर्थिक घाटा होगा। और इस पूरे क्षेत्र में जो एशिया का क्षेत्र है, साउथ एशिया का क्षेत्र है जहां हम रहते हैं, जो हम लोग का जियो एक पॉलिटिकल सिनेरियो है, उसमें क्या क्या दिक्कतें आएंगी। तो सबसे पहले मैं एक इतिहास से शुरू करूंगा और मैं इस पूरे लेक्चर को 3 हिस्से में रखूंगा। वन बेल्ट वन रोड तो एक उनका अभी जो वर्तमान में प्रोजेक्ट चल रहा है 2013 से, और जो वर्तमान में उनके राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। उन्होंने यहाँ तक किया है कि संविधान संशोधन करा के इस पूरे प्रोजेक्ट को अपने संविधान में शामिल करा लिया है। और उनकी फॉरेन पॉलिसी के लिए ये महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि ये इस प्रोजेक्ट को कैसे लागू करेंगे। लेकिन इस चीज को जानने के लिए हमें सबसे पहले चीन के इतिहास को समझना पड़ेगा, तभी हम उसके वर्तमान को समझेंगे और तभी हम भविष्य में भारत से क्या रिश्ते होंगे और क्या संघर्ष का रूपरेखा होगा, कितना हमारा मतलब उनसे क्या स्टेक हमारा उस पे दांव पे लगा हुआ है, या क्या ये अवसर भी बन सकता है हमारे लिए। अवसर भी तो बन सकता है ना कि हमारे लिए ट्रेड के अवसर बढ़ेंगे वहां से, चाइना से। तो ये सब क्या होगा ये हम क्रम वाइज रखेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा चीन के इतिहास से। चीन का इतिहास और भारत का इतिहास दोनों बहुत ज्यादा पुराना है, हजारों सालों का इतिहास है। सभ्यताएं जब पूरी दुनिया में लोग आदिवासी थे और जंगलों में ऐसे ही रहते थे, तब इन जगहों पे एक पूरी खेती का और साम्राज्य और बड़े बड़े राजे रजवाड़े बने थे, सेनाएं थी। उत्पादन जितनी पूरी दुनिया का था उसका बहुत बड़ा हिस्सा, जो आज के जीडीपी कहा जाता है, वो उसका बहुत बड़ा हिस्सा भारत का और चीन का था। पूरी दुनिया का लगभग 2/3 65-70% हिस्सा इन दोनों देशों का मिला के होता था। और दोनों के आपसी बहुत प्रगाढ़ संबंध भी रहे। यहाँ से बुद्ध का दर्शन वहां गया और चीन से तमाम यात्री आए, भारत में पढ़ने के लिए आते थे, यहाँ से अपने व्यापार के लिए आते थे। तो सबसे पहले उस समय एक जो रोड जिसको आज के डेट में वो रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक सिल्क रूट था। सिल्क रूट इसलिए उसका नाम पड़ा क्योंकि उस पे जो सबसे महत्वपूर्ण वस्तुओं का व्यापार होता था वो सिल्क था। चीन इस सिल्क का केंद्र है। चीन ने 3-4 खोजें दुनिया को दी जिसपे चीनियों को बहुत गर्व होता है। उसमें से एक सिल्क है, कागज है, बारूद है, कंपास है। ये चीनियों के खोजे थी। तो शुरुआत में जब उनका व्यापार पश्चिम यानी कि चीन पूरब में पड़ता है, तो उसका पश्चिम में जो ईरान की सभ्यता थी, रोम की सभ्यता थी, उनके साथ उनका व्यापार शुरू हुआ और बहुत बड़े पैमाने पे इसका असर बढ़ा। तो इसमें मुख्य जो वस्तु था सिल्क था। इसलिए इस पूरे जो रूट जिस रूट से होता था, तब पहले बहुत गहरे समुद्र में नहीं जा सकते थे। समुद्र किनारे किनारे छोटी जहाजें होती थी, करते थे, लेकिन अधिकतर जो व्यापार होता था वो थल मार्ग से होता था, स्थल से होता था। और बड़े बड़े कारवां जो होते थे व्यापारियों के सेना के साथ, क्योंकि तब लूटने का डर होता था। इस तरह के आज की तरह पुलिस या सुरक्षा व्यवस्था उतनी तगड़ी नहीं थी, चुस्त दुरुस्त नहीं थी, सीमाएं पे इतने ज्यादा पहले पहरे नहीं थे। तो ऐसे समय में जब व्यापार होते थे, कारवां से होते थे, तो वो एक लीक पकड़ के चलते थे, एक कोई मार्ग पकड़ के चलते थे जहां बीच बीच में सराय होते थे। जैसे यही देखेंगे पहले जो कलकत्ता से और दिल्ली और पेशावर तक जाता था, तो बीच में देखिए मोहन सराय है। तो वैसे ही और भी जो ट्रेड चलते थे, वो एक चीन में चंगन जगह है। अभी तो इसको यूनेस्को ने सिल्क रोड को घोषित कर दिया है, अपना हेरिटेज साइट भी घोषित कर दिया है। तो वहां से सिल्क जाता था और वो रोम तक पहुंचता था, यूनान तक पहुंचता था, मिस्र तक पहुंचता, इजिप्ट जो पुराना मिस्र की सभ्यता थी, अफ्रीका तक जाता था, ईरान जो इराक में सभ्यता थी, अरब की सभ्यता थी, भारत, साउथ ईस्ट एशिया में जो आज के इंडोनेशिया और मलेशिया है, इन जगहों पे सी से और लैंड से दोनों से जाता था। इस पूरे कॉम्प्लेक्स को नाम दे दिया गया था सिल्क रूट। फर्स्ट एडी में हान वंश का वहां शासन था, तो हान लोगों ने इस पूरे व्यापार को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश की और बहुत ज्यादा इससे व्यापार भी बढ़ा और बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट हुआ।
तो उनकी ताकत बढ़ी और उन्होंने मध्य एशिया पे, सेंट्रल एशिया पे, जो आज का उज्बेकिस्तान है, आज का तुर्कमेनिस्तान है, आज का कजाकिस्तान है, अफगानिस्तान के कुछ हिस्से, उन जगहों तक उन्होंने अपना कब्जा करने की कोशिश की। आज का जो उनका चीन का ही सिक्यांग प्रांत है, वो पहले उनका हिस्सा उतना नहीं था। तो एक म्यूट कर दीजिए, आपकी आवाज आ रही है जी। हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है। तो जब ये सिल्क रूट के लिए हान वंश ने वहां तक कब्जा किया, उसका एक रास्ता तिब्बत से होते हुए भारत आता था, जो आज का लद्दाख वाला हिस्सा है, उससे होते हुए खोतान एक जगह थी, वहां से होते हुए अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान से होते हुए पाकिस्तान तब, और अफगानिस्तान भारत के ही हिस्से माने जाते थे, वहां के बंदरगाहों पे आता था। और एक हिस्सा जो था सिक्किम के ऊपर नाथुला दर्रा है, वहां से होते हुए, तिब्बत से होते हुए, वो तमलुक एक जगह है बंगाल में, वहां पे बंदरगाह था, वहां तक जाता था। और वहां से समुद्र से छोटी छोटी नौकाओं से साउथ ईस्ट एशिया के देशों में, ये बंगाल की खाड़ी से और अरब सागर से और अफ्रीका के और देशों में वो माल पहुंचता था, और उससे व्यापार दुनिया का बढ़ता था। बाद में 1450 में तुर्कों ने जीत लिया, यूरोप में पुनर्जागरण हुआ, तो उनके पास ऐसी बड़ी बड़ी नावें आई, ऐसे बड़े बड़े जहाज आए कि वो डीप सी में जाने लगे, कंपास आ गया। तब से ये व्यापार थोड़ा खत्म होने लगा दुनिया में, और अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए, पुर्तगीज आए, उन लोगों ने दुनिया में कब्जा करके उन्होंने मसालों का व्यापार भारत से, चीन से सिल्क का और सामान का व्यापार, तो उन्होंने अपने हाथ में पूरे व्यापार को ले लिया, जो पहले सिल्क रोड से होता था। फिर भारत भी अंग्रेजों का गुलाम बन गया, चीन में भी अंग्रेज और फ्रांसीसी, जर्मन, अंग्रेज लोगों ने, अमेरिकी लोगों ने अपने अपने प्रभाव क्षेत्र स्थापित कर लिए, और उनको मजबूर कर दिया कि आप हमारे शर्तों पे व्यापार करिए, हमारे तरीके से व्यापार करिए, आप हमारे व्यापार को, मतलब इंग्लैंड ने तो यहां तक किया कि भारत से वो अफीम ले गया, और अफीम ले जाके चीन में बेचा, और लोगों को अफीम पीना सिखा दिया चीन के लोगों को। 100 साल तक अफीम के नशे में पूरा चीन ढुलकता रहा, और उसके बदले, क्योंकि चीन के लोग बाहर इंग्लैंड का कोई सामान लेने के लिए राजी नहीं थे, वहां का राजा कहते थे कि हमें जरूरत आपकी क्या है, आप हमारा सामान लीजिए। तो वो भी इसी तरह का व्यापार एक तरफा होता था, वहां से सोना चांदी जाता था और चीन का सामान आता था। तो इसको तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने वहां पे अफीम का लोगों को नशा की लत लगाई, और भारत में अफीम की खेती होती थी, भारत भी उनका गुलाम था, यहाँ से अफीम बनाते थे, ले जाके चीनियों को देते थे, चीन उस अफीम के बदले सामान देने लगे। तो सोना चांदी की जो उनकी वो थी, वो बन गया एक, उन्होंने व्यापार त्रिकोण बनाया। फिर चीन का पतन हुआ। चीन के पतन के बाद 1912 में वहां पे क्रांति हुई, राजतंत्र वहां का हट गया, और एक दल का वहां शासन हुआ। बाद में वहां पे जो माओ थे, माओ ने मार्क्सवाद के तहत लेनिन के, जो रूस में 17 में लेनिन की क्रांति हो चुकी थी, उस क्रांति को आगे बढ़ाते हुए वहां पे किया, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में उनका असर बढ़ते गया। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 में खत्म हुआ, तो 1949 में क्रांति करके जो मुख्य भूमि की चाइना थी, वो पूरा कब्जा कर लिया, और जो वहां की सरकार, जो दूसरी सरकार थी, वो वहां से हटके ताइवान चली गई। फार्मोसा द्वीप उसको बोलते थे, अमेरिका के प्रभाव में था, तो अमेरिका के उन्होंने सहयोग से वहां पे एक सरकार कर ली। उनका ये कहना है ताइवान का कि मुख्य चीन की सरकार हम है, और जो मेनलैंड चाइना, जो बीजिंग की सरकार है, वो कहती है कि हम है, ताइवान हमारा हिस्सा है। तो ये 49 तक की कहानी है। उस 49 की कहानी तक जो चीन का आर्थिक दर था, वो बहुत गिर गया। एक मैं आप लोगों के सामने भारत और चीन का जो प्राचीन काल का चार्ट है, वो मैं दिखाना चाहूंगा कि देखिए, एडी में फर्स्ट एडी में पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा जीडीपी का 32% हिस्सा भारत का था, और दूसरे नंबर पे चीन था। चीन का हिस्सा जो है लगभग चीन का हिस्सा उस समय 25% था, भारत का जो है 32% था। फिर 1000 ईस्वी में हम जब देखेंगे, 1000 ईस्वी
में 28% भारत का जीडीपी का हिस्सा था और चीन का 22% था। 1500 में देखेंगे, 1500 मतलब भारत में बाबर के आने से ठीक पहले, तब भारत का हिस्सा 25% था जीडीपी में और चीन का हिस्सा 24.9, लगभग दोनों बराबर थे 1500 के आसपास। 1600 में भी भारत का हिस्सा 23%, करीब 22.5% था और चीन का हिस्सा बढ़ के 28.9% हुआ। 1700 यानी कि जब औरंगजेब मरा तब फिर भारत का हिस्सा जो है 24.5, लगभग 1750 तक भारत का हिस्सा पूरी दुनिया के जीडीपी में 1/4 हिस्सा था। जितना वस्तुओं का उत्पादन होता था 1/4 भारत में होता था और 23% के आसपास चीन था, यानी 1750 तक हम चीन से बहुत आगे थे अपनी अर्थव्यवस्था में। लेकिन 1750-56 में जब अंग्रेजों ने प्लासी के युद्ध में बंगाल के शासकों को हरा दिया और उसके बाद 1765 में उन्होंने जो मुगल दिल्ली में बैठे हुए थे और अवध के नवाब थे उन सबको हरा के इलाहाबाद की 65 में संधि कर ली, तब से अंग्रेजों ने यहाँ के पूरे संसाधनों को लूट के और इंग्लैंड ले जाने की शुरुआत की और भारत का जो व्यापार का हिस्सा था दुनिया में, जीडीपी में उसका हिस्सा था, वो गिरता गया क्योंकि अंग्रेज यहाँ से कच्चा माल ले जाते थे और यहाँ जो बना बनाए जैसे कपड़े, यहाँ सबसे अच्छे सुंदर कपड़े मलमल बंगाल में होता था और जो सूती के कपड़े होते थे पूरी दुनिया में छाए हुए थे, छींट के कपड़े, बहुत तरह के कपड़े होते थे। तो उन्होंने क्या किया कि वो जितने उनके कारीगर थे उनको खत्म कर दिया और खत्म करके अपने जो उनके यहाँ मशीनों से, वहां मैनचेस्टर की मिलों से जो कपड़े उत्पादित होते थे वो भारत पे थोपने लगे। भारत के कपास के वो ले जाते थे यहाँ से और जो कच्चा माल जो भी रहता था वो ले जाते थे। इसके लिए, इसके कारण से आप देखेंगे कि 1820 में जो 1750 में भारत का जीडीपी में हिस्सा 25% था वो गिर के 1820 तक 16% रह गया। चीन तब 32% हो चुका था, काफी बढ़ गया चीन, क्योंकि 1720 तक चीन में उतना हस्तक्षेप शुरू नहीं हुआ था और 1870 आते आते भारत का हिस्सा और गिर के 12% हो गया। चीन 32 से सीधे 17% पे आ गया। 1913 यानी कि लगभग आज से 100 साल पहले भारत का हिस्सा मात्र 7% रह गया और चीन का हिस्सा 8% रह गया था। जो जब बता रहे हैं भारत का 1913 में वहां पे 12 में क्रांति हुई थी, उसके ठीक पहले चीन की दशा इतनी गिर गई थी कि 8% रह गया था, भारत जो है 7% रह गया था पूरी दुनिया की जीडीपी में। फिर उसके बाद भारत भी स्वतंत्र हुआ 1947 में, 49 में वहां पे क्रांति हुई। उन लोगों ने आगे काम किया, चीन ने अपने यहाँ तमाम कॉम्प्लेक्सेज भी रहे वहां पे, मार्क्सवाद के सिद्धांतों के तहत माओ ने अपना प्रणाली, अपना कम्युनिज्म स्थापित किया। भारत में लोकतंत्र की स्थापना हुई, नेहरू थे, गांधी थे, अम्बेडकर थे। एक संविधान हम लोग का बना जो आधुनिक संविधान था, इसमें सब बराबर थे, सबको वोट के बराबर अधिकार दिए गए, चुनी हुई सरकारें आने लगी। तो ये बड़ा परिवर्तन लगभग 1-2 साल के अंतराल पे दोनों देशों में हुआ। अच्छा, इसके पहले यहाँ भी अंग्रेज थे, वहां पे भी आपको जैसा कि बताया कि जो राजा थे और देशों को और बहुत से मदद मिल रही थी, यद्यपि कि वहां डायरेक्ट जैसे यहाँ पे अंग्रेजों ने सत्ता स्थापित की थी वहां पे नहीं किया था, लेकिन उनके पूरी अर्थव्यवस्था और राजतंत्र का भीतर से संचालन नहीं करते थे। तो इस पीरियड में जब दोनों स्वतंत्र हुए, भारत ने योजना आयोग बनाई अपना, चूंकि जीडीपी में भारत का हिस्सा बहुत ही घट के 1952 के आसपास जो है मुश्किल से 3-4% रह गया था जीडीपी, भारत का 3% के हिस्सा में रह गया था, इनका भी रह गया था। और होते ही नेहरू अपने पंचवर्षीय लाए, माओ ने अपना ग्राउंड लेवल पे काम करना, शिक्षा, स्वास्थ्य, छोटी छोटी चीजों पे उन्होंने किया। हमारे यहाँ बड़ी बड़ी चीजें हुई, भाखड़ा नांगल बना और IITs बने, IIMs बने, एम्स बने मेडिकल के लिए, बड़े बड़े वहाँ पे राउरकेला और जो स्टील की फैक्ट्रियाँ, बहुत बड़ी बड़ी मतलब परियोजनाएं लाए, सिंचाई से लेके हर तरह हर क्षेत्र में। तो ये तो रहा पुराने समय की बात। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि वर्तमान में जो चीन का ग्रोथ रेट 1980 के बाद से बहुत तेजी से बढ़ा। 80 में वहां पे एक रिवोल्यूशन हुआ था, उसको कल्चरल रिवोल्यूशन कहते हैं चीन में। वहां पे माओ हट चुके थे और आपस में वहां के दलों में काफी मतभेद भी थे, बहुत हिंसा भी हुई, बहुत से विरोधियों को मार दिया गया। लेकिन उसके बाद उन्होंने एक उदारीकरण की राह पकड़ी। मार्क्सवाद में जो निजी पूंजी कॉन्सेप्ट उसको खत्म करने की होती है, उसको थोड़ा सा उन्होंने दूसरे ढंग से प्रस्तुत किया और वहां पे फैक्ट्रियां निजी क्षेत्र में संगठित होकर लगाने के लिए अनुमति मिलने लगी। वहां से चीन ने बहुत बड़ा छलांग लगाया और
1980 में आपको जान के आश्चर्य होगा कि पूरे दुनिया के जीडीपी में भारत का हिस्सा 2.89 था और चीन का हिस्सा 2.3 था, यानी कि चीन हमसे 1980 तक बहुत पीछे था। रेलवे का विकास वहां बहुत कम हुआ था, भारत में अंग्रेजों ने रेलवे का विकास बहुत अच्छा किया हुआ था, वहां पे था। छापामार पद्धति का उन्होंने एक जरूर सहारा लिया था और उसका इन्होंने जो भारत 1962 की लड़ाई हुई उसमें चीन ने बहुत बड़ा इस्तेमाल किया और हमारे यहाँ उन्होंने लद्दाख में एक रोड बना लिया अपने प्रांत से लेके तिब्बत तक जोड़ने के लिए, लेकिन चूंकि वो पूरा निर्जन इलाका था, भारत सरकार को सूचना नहीं हुई। जब सूचना हुई 1958 में तो तनाव बढ़े, फिर चूंकि तिब्बत को उन्होंने कब्जा कर लिया था तो तिब्बत के जो दलाई लामा थे, हेड थे, वहां के स्टेट हेड थे, वो भारत भाग के आ गए और इसके कारण से जो तनाव था वो और भी बढ़ा। और चीन ने, चूंकि चीन की एक आदत रही है चीनी लोगों की, वो दूर तक बहुत प्लान करके काम करते हैं, तो उन्होंने 62 में ऐसा समय चुना जब पूरा दुनिया क्यूबा एक संकट, मिसाइल संकट, रूस उस समय जो सोवियत संघ होता था और अमेरिका के बीच एक संघर्ष में फंसा हुआ था, तो उन्होंने अचानक से आक्रमण करके और सीमा पे संघर्ष हुआ। भारतीय सैनिक उतने तैयार नहीं थे और आप जैसा कि जानते हैं कि भारत से काफी हिस्से में आगे बढ़ गए और पुनः थोड़ा सा वापस गए, लेकिन उन्होंने अक्साई चीन का लगभग बहुत बड़ा इलाका अपने कब्जा में कर लिया। फिर 63 में उन्होंने एक पाकिस्तान से संधि की, तो पाकिस्तान ने जो 1948 में पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो कश्मीर का हिस्सा है उसका 5000 वर्ग किलोमीटर और चीन को दान कर दिया। बाद में चीन और पाकिस्तान में जब और मित्रता हुई तो उन्होंने एक वहां से काराकोरम राजमार्ग बनाया। 1980 के बाद जब ये देखते हैं कि उन्होंने जब उदारीकरण किया तो उनका वस्तुओं जो उत्पादन था छोटे छोटे, उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग के काम की, घड़ी बनाना, खिलौने बनाना, छोटे छोटे इस तरह से उन्होंने जो लघु उद्योग थे इसका उन्होंने जाल बिछाया बहुत बड़ा। सस्ता श्रम था वहां पे, पढ़ी लिखी जनता थी, टेक्निकल जनता, उन्होंने शिक्षा पे बहुत ज्यादा प्राइमरी और जो व्यावसायिक शिक्षा होती है उस पर जोर देने का ये एक प्रगति वहां पे हुई। उनके पास वर्कफोर्स बहुत थी और छोटे छोटे कुटीर उद्योग के माध्यम से उन्होंने इस तरह का सामान का उत्पादन किया और उसका दुनिया में उन्होंने निर्यात करना शुरू किया। अपने लोगों को उपभोग का उनका स्तर बढ़ा। जब उपभोग का स्तर बढ़ा तो उनका जो ग्रोथ रेट था, वो जो उनका विकास का दर था, वो 10% से आगे ही अधिकतर टाइम में रहा है 80 के बाद से। और जो उनका भारत से भी कम था, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि भारत का हिस्सा 2.89 था और उनका 2.32 था, वो 90 में बढ़कर भारत का 3.6 हुआ, उनका 4.1 हुआ और 90 के बाद 2000 में हमारा 4.6 था तो उनका 7.4 था। 2010 तक आते आते उनका 13% हुआ, हमारा 6, मतलब हमारा ग्रोथ रेट 5-6% ही पड़ा रहा, लेकिन उनका 10 से ऊपर होने के कारण 5 साल 10 साल में उनका दोगुना हो रहा था। और 2018 आते आते वो दुनिया के दूसरे सबसे बड़े, अमेरिका के बाद सबसे बड़े आज के डेट में। और एक दो मॉडल हम अपनाते हैं जीडीपी गणना करने के लिए। एक तो होता है जो वास्तविक मूल्य होते हैं, दूसरा होता है, एक होता है पीपीपी बोलते हैं उसको, कि परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पे जो आज का जीडीपी के हिसाब से चीन दुनिया का सबसे बड़ा मतलब देश है। अमेरिका में चूंकि वस्तु सेवाओं का मूल्य बहुत ज्यादा है तो सेवाएं उतनी उत्पादन नहीं होती जितना उतना मूल्य है, वास्तविक मूल्य है। ये एक, इसीलिए एक दुनिया के कंपैरिजन करने के लिए एक जो सबसे अच्छा मॉडल माना जाता है पीपीपी, परचेजिंग पावर के हिसाब से चीन आज के डेट में अमेरिका को भी पछाड़ चुका है। तो चीन इतनी बड़ी इकोनॉमी बन गया, खुद उन्होंने पिछले 20 सालों में पूरे मैन्युफैक्चरिंग जो कहा जाता है, मतलब सेकेंडरी सेक्टर माना जाता है, प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर और माइनिंग और फिशिंग इस तरह की चीजें आती हैं जो सीधे प्रकृति से हम लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में जब हम उन प्रकृति की चीजों से दूसरा चीज बनाते हैं, जैसे हम मोबाइल बना लेते हैं, जैसे लैपटॉप कंप्यूटर बना रहे हैं, मशीनें, कार, घड़ी, खिलौने, सब जो इतनी चीजें हैं, जो सब चीजें बन रही हैं, उसमें पूरी दुनिया में उन्होंने एक रिवोल्यूशन ला दिया। इतनी सस्ती चीजें कर दी और पूरी दुनिया को, ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत में, अमेरिका में, पूरे यूरोप में, पूरे अफ्रीका में, पूरे एशिया में, साउथ अफ्रीका में, सब जगह उन्होंने इतने सस्ते मालों से अपना पार्ट दिया और उसी अनुपात में वहां पे बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा हुआ, एक्युमुलेट हुआ, बहुत ज्यादा धन संचित हुआ। हम देखते हैं कि आज के डेट में दुनिया में अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा अरबपति चाइना में है। मतलब देखिएगा कि एक कम्युनिस्ट देश में इतने ज्यादा 680 वहां पे अरबपति हैं और 35 लाख लोग वहां पे करोड़पति हैं। तो ये एक इतनी बड़ी मात्रा में लोगों के पास धन आया और वो धन को कहां निवेश करें, कैसे नए सेक्टर में जाएं, इसके लिए लगातार उन्होंने काम किया। इसी का परिणाम था कि उन्होंने जो
शुरुआती कुछ प्रोजेक्ट लाए थे, उसको एक बड़ा रूप दिया। इसका नाम उन्होंने दिया शुरुआत में वन बेल्ट वन रोड स्ट्रेटजी। और ये जब सी जिनपिंग 2013 में बने तो इन्होंने इसका ऑफिशियली इसको एक सैद्धांतिक रूप देते हुए इसका उद्घाटन किया, इसको बताया। एक कजाकिस्तान के एक सम्मेलन में उन्होंने बताया कि एक वन बेल्ट वन रोड रहेगा। इसका मतलब ये था कि हम जो पुराना सिल्क रोड जिसका हम बता रहे थे चर्चा, जो हान वंश, जो चीन के शुरुआती दिनों में जब 32% और 30% शेयर उसका होता था, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जीडीपी या तो भारत का कभी रहता था या तो कभी चीन का रहता था। तो उस गौरव को पाने के लिए, उस पूरे व्यवस्था को पाने के लिए चीन फिर से अपने आप को तैयार कर रहा था। और इसके लिए वो कम से कम $4 ट्रिलियन तक, जो भारत का भी जीडीपी $2.9 ट्रिलियन है, इससे आप समझ सकते हैं इतना ह्यूज इन्वेस्टमेंट करने का प्लान 2013 से लेके और 2049, चूंकि 1949 में वो 1 अक्टूबर को जो माओ ने क्रांति करके स्थापना किया था पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की, उसका 100 साल पूरा हो रहा है। तो 2049 तक का उन्होंने प्लान बनाया और इसमें कई कंपोनेंट हैं। मूलतः जो है रोड और रेल से जोड़ना अफ्रीका को, पूरे अफ्रीका कंटिनेंट को, पूरे एशिया कंटिनेंट को और पूरे यूरोप को। इससे रोड से जो मतलब हाईवे बनेंगे, उसके अलावा रेल बनेगा बगल में, और इसको जोड़ना ताकि उनके जमीन से चीजें जा सके, यात्री जा सके, माल जा सके। दूसरा, जो समुद्र के किनारे भी, जैसा कि बताया था, किनारे चलते थे उन तमलुक और यहाँ के बंदरगाहों से चलते थे और वहां चंगन और उसको सिंगापुर के बंदरगाह से, चीन अपने साउथ जो चाइना सी है वहां से, ग्वादर पोर्ट आप जानते हैं वहां पे है, अभी देखिए मैप में नहीं आया है, श्रीलंका में एक हम्मन टोटा जगह है, वहां पे उन्होंने एक ले लिया है जगह वो। तो इस तरह से सी करके उसका नाम इन्होंने दिया मैरीटाइम सिल्क रोड। जो मैरीटाइम माने समुद्र के भीतर जो है वो सिल्क रोड। दूसरा, और एक जो रोड पे उन्होंने जो मैंने स्थल पे किया वो इनके प्रांत से होके गुजरेगा, जर्मनी यूरोप तक जाएगा। तो उसके इन्होंने 5 हिस्से बनाए हैं अभी तक। जो वन बेल्ट वन रोड का कॉन्सेप्ट था, उसमें एक जो सबसे ज्यादा चर्चित है, जिसके लिए भारत कंसर्न रखता है, वो है शुरू होता है चीन से और खत्म होता है पाकिस्तान ग्वादर पे। उसको सीपेक बोलते हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इस पे $62 अरब का लगभग उन्होंने निवेश कर दिया। इसमें सड़क बनाया है और पहले से काराकोरम हाईवे जैसा बताया था, जो अक्साई चीन और पाकिस्तान को जोड़ने के लिए उन्होंने हाईवे बनाया था। उसके बगल में उन्होंने रेल का पूरा फ्रेट रोड, जैसे जहां से मालगाड़ी गुजर सके, ट्रेन गुजर सके, इन्होंने उसके लिए बनाया। दूसरा ये बना रहे हैं बीजिंग से नेपाल। 15 में जब नेपाल का, आपको याद होगा, मधेसी आंदोलन हुआ था और नेपाल भारत में बहुत ज्यादा विवाद हुआ था और एक ब्लॉक कर दिया गया था वहां के लिए। तो नेपाल जो है चीन के करीब चला गया और एक उन्होंने बीजिंग से लेके काठमांडू तक के लिए वो रोड से और उससे जोड़ रहे हैं। तीसरा एक ये बना रहे हैं कजाकिस्तान होते हुए वो जाएगा जर्मनी तक। एक रोड इनका 2013 में ये रोड बन चुका है, मतलब रेल वहां से कजाकिस्तान, रूस, बेलारूस होते हुए वो जाता है जर्मनी तक। एक और बना रहे हैं वो इस्तांबुल तक जाएगा, तुर्की, जो आज का तुर्की है, वहां तक जाएगा। तो और एक इनका प्लान था, बहुत पुराना प्लान था, लेकिन ये नहीं कर पा रहे हैं अभी क्योंकि भारत नहीं इच्छुक था। वो था ढाका बांग्लादेश, कलकत्ता और म्यांमार होते हुए एक चीन के एक शहर वहां पे कुमिंग है, वहां तक का एक ये था। तो और एक कर रहे हैं सिंगापुर तक। तो ये इतने इन्होंने रोड से बनाए और रेल से बनाए और जो मैंने कहा कि इन्होंने उसमें पोर्ट भी बना रहे हैं, अफ्रीका में पोर्ट बना रहे हैं। मॉडल इन्होंने ये अपनाया कि उस देश को, जिस देश में ये बनाते हैं, उसको लोन देते हैं। अपना एक इन्होंने बैंक बनाया हुआ है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, AIB करके है, आप कभी सर्च करके देख सकते हैं उस बैंक के बारे में। यूनिवर्सिटी उसके लिए टेक्निकल सपोर्ट, उसके टेक्निकल सपोर्ट के लिए इन्होंने एक यूनिवर्सिटी में बनाया उन्होंने वहां पे अपने, जो उसके टेक्निकल चीजें देखती हैं कि किस बेल्ट में क्या दिक्कतें आ रही हैं, उसको कैसे कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का किया जाएगा। तो मूल रूप में इसमें सड़क है, पोर्ट है और उसके अलावा पावर सप्लाई का एक ग्रिड बना रहे हैं। जिन जिन देशों में ये बना रहे हैं रोड, वहां पे पावर सप्लाई का भी ग्रिड बना रहे हैं ताकि स्वतंत्र रूप में रहे, वो उस देश के
एरिया में होते हुए भी पूरी तरह से उस देश के कंट्रोल में नहीं रहेगा। जैसे सीपेक अगर चाइना में बना हुआ है तो पूरी तरह से चाइना के कंट्रोल में नहीं है, उसके इर्द गिर्द जो पूरा उस ट्रेन को चलाने या उसको चलाने के लिए जो पावर चाहिए वो ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं। वहां के लिए जो सबसे इसका इंटरेस्टिंग पार्ट है कि जो वन बेल्ट वन रोड बना रहे हैं तो उसमें सिर्फ ढांचा ही नहीं बना रहे हैं, मतलब जैसे रेल बनाया या सड़क बनाया या कोई कहीं पे पोर्ट बनाया तो सिर्फ वो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना रहे हैं। इनका ये कहना है कि जो इससे जुड़ेगा, इस प्रोजेक्ट से वन बेल्ट वन रोड से जुड़ेगा, उस देश को कानून भी मेरे हिसाब से बनाने पड़ेंगे। और जो भी अगर लिटिगेशन होगा उस बनाने में, उस प्रोजेक्ट में, जैसे जमीन एक्वायर करने में या कोई मालिकाना को लेके या उस देश के साथ, कोई सरकार के साथ या किसी कंपनी के साथ कोई अगर इनका डिस्प्यूट होता है तो वो उसी लीगल फ्रेमवर्क में जो चीन ने दिया हुआ है उसकी सुनवाई चीन के भीतर सेंझेन में होगी। सेंझेन में एक कोर्ट बना रहे हैं अपने देश में, मतलब इनको जो है पूरी सुनवाई, आपके भले पाकिस्तान में कोई समस्या आ जाए, पाकिस्तान में उसकी सुनवाई नहीं होगी, उसकी सुनवाई चीन में होगी। तो इसके साथ साथ वो ढांचागत वन में एक जो ये हार्ड पार्ट तो है ही, उसका सॉफ्ट पार्ट ये है कि उसके लिए जो लीगल सिस्टम है पूरा, वो लीगल सिस्टम और मतलब कोर्ट, पुलिसिंग, वो इसके लिए अलग से, जैसे पाकिस्तान में है वो 30,000 की सेना अपनी पुलिस लगाए हुए हैं जो उसकी रक्षा करेगी, जो सामान जाएगा या रोड पे कोई बम विस्फोट न हो जाए, कोई घटना दुर्घटना ना हो, कोई लूट न ले, कोई नुकसान न पहुंचे, किसी तरह के डैमेज से नुकसान के लिए ये पूरा। तो एक तरह से ये देखिए कि जिस देश में ये बना रहे हैं उस देश को एक गुलाम बनाने की प्रक्रिया कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जब लोन देते हैं और इस तरह के वो बात करते हैं कि हम कानूनी रूप में देंगे, तो ऑब्वियस है कि बहुत से देशों को आपत्ति होगी और आपत्ति कर रहे हैं। पूरे यूरोप के लोग और अमेरिका, कई और देश भी इस पे आपत्ति कर रहे हैं, भारत भी बहुत आपत्ति कर रहा है। तो चीन ने बाद में इसमें थोड़ा बदलाव भी किया, जैसे इन्होंने पहले इसका नाम दिया था वन बेल्ट वन रोड, लेकिन फिर बाद में इन्होंने वन शब्द हटा दिया, इससे ये लग रहा था कि चीन सिर्फ कर रहा है। तो इन्होंने इसका नाम अभी बदल के 17-18 में, 1-2 साल पहले, 2013 में जब हुआ था वन बेल्ट वन रोड था, लेकिन अभी उन्होंने 2 साल पहले इसका नाम हटा के कर दिया बेल्ट एंड BRI इनिशिएटिव, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो ये जो है चीन ये करने का इनका ढांचा है। उनका ये है कि हम फंड आपको कर्ज के रूप में देंगे, मतलब उसके जो भी विकास में, उस रेलवे लाइन के या पोर्ट के विकास में जो भी पैसा होगा फंड चीन देगा। चीन इसीलिए जो छोटे छोटे देश हैं, जैसे श्रीलंका ने दे दिया अपना हमन टोटा, पाकिस्तान ने दे दिया, अफ्रीका के बहुत से लोगों ने दे दिया था, तो इन लोगों ने अपने अपने दे दिया। जो ईस्ट यूरोप के देश हैं, कजाकिस्तान, मध्य जो सेंट्रल एशिया के देश हैं, और प्लस उसमें जो चेक रिपब्लिक है, हंगरी है, इस तरह अपना इनकी सहमति दे दी। और इन्होंने कई जगह डंप यार्ड अपने बनाए, बड़े बड़े माल खाने बनाए जहां पे चीनी सामान आके रखा जाए, तो वहां से ट्रेन। तो फायदा क्या हुआ, क्यों चीन ये कर रहा है? फायदा इससे ये है कि जो ट्रेन से जब उनको पुराने समय में ले जाना पड़ता था, जब वो अपना चीन के बंदरगाह से, संघाई से या कहीं से माल बेचते थे, तो वो वहां से चीन के सागर से होते हुए इंडियन ओशन में आता था, भारतीय महासागर में आता था, फिर यहाँ से होते होते वो पूरा अरब सागर पार करते हुए मिस्र के पास से यूरोप तक जाता था। तो उसमें 30 से 35 दिन लगते थे माल ढोने में, लेकिन अभी ट्रेन से मात्र 13 दिन में उनका जर्मनी माल पहुंच जा रहा है। तो जो 31 दिन में होता था, 13 दिन में, सोचिए कितना टाइम बच गया है। इसी तरह से जो पाकिस्तान या ईरान में सामान आना है, तो उसके लिए वो उतना घुमा के आने के बजाय जो सीपेक का कॉरिडोर है वहां से सीधे ग्वादर पोर्ट लाएंगे, ग्वादर पोर्ट से वो बगल में भेज सकते हैं। शुरुआत में तो दिख रहा है कि वो व्यापार खाली करना चाहते हैं, पैसा दे रहे हैं, तो क्या इसमें दिक्कत है? माल आएगा, सस्ता में माल मिलेगा, चीन का आसानी से आ जाएगा, जो लंबे समय शिपिंग में टाइम खर्च होता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और चीन का तो ये एक विश्व के दुनिया पटल पे छा जाने का, जो उनके पास इतना ज्यादा उत्पादन की व्यवस्था है, उसको दुनिया को देने का एक जरिया ये बन जाएगा वन बेल्ट वन रोड। लेकिन इसके दूसरे पहलू भी हैं जिस पे आपत्ति है, और हम लोग को भी ये जानना चाहिए, क्योंकि जो गलवान घाटी हो रहा है उसके ठीक ऊपर बताया आपको कि काराकोरम रोड जाता था, सीपेक का हिस्सा था, इसीलिए चीन चाहता है वो पहले गलवान घाटी जीतेगा, वो कल के डेट में सियाचिन भी जीतेगा, क्योंकि उसकी सुरक्षा के लिए, जैसा आपको बताया कि सुरक्षा खुद से करना चाहता है। तो जितना ज्यादा पैसा लगाएगा, जितना ज्यादा उसका
वहाँ अर्थव्यवस्था की चीजें वहाँ पे होंगी, तो उतने ज्यादा उसके लिए वो सक्रिय होगा ताकि उसके हिसाब से चीजें हों, भारत के हिसाब से ना हो। और वन बेल्ट वन रोड की सुरक्षा के लिए वो उस हिस्से को लेकर भारत को लगातार दबाने का प्रयास कर रहा है। इसी तरह से डोकलाम में भी करके वो जो बर्मा वाला जो मैंने बताया पार्ट निकलने वाला है, उसके लिए वो दबाव बनाना चाहता है कि भारत कोलकाता तक अपना दे दे। उससे लाभ भी हो सकते हैं, खतरे भी हैं। लाभ ये हो सकता है कि उस क्षेत्र में व्यापार बढ़ेगा, चीजें सस्ती उपलब्ध होंगी। खतरा ये है कि जैसा कि पहले बताया, चीन का जो सोच है वो एक साम्राज्यवादी सोच है, वो अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाना चाहता है। आपको पहले लोन देता है, लोन के नहीं अगर आप पे कर पाएंगे तो आपसे तमाम तरह की जो सुविधाएं लेता है, तमाम तरह की लेवरेज लेता है। तो इस पूरे प्रक्रिया में चीन से डर है कि चीन उसके बदले, चूंकि पहले से ही अरुणाचल प्रदेश को कहता है कि तिब्बत का हिस्सा है, दावा करता है, एक्साई चीन को मानता रहा है अपना, तो वो यहाँ पे आपसे कोई ना कोई बार्गेन करके चीजें लेगा। इसलिए हम लोग को इस पूरे प्रोजेक्ट को ध्यान देना होगा, भारत सरकार के चीजों को समझना होगा कि चीन आखिर सोच क्यों रहा है, आखिर ऐसा क्यों कर रहा है, क्या उसका इंटरेस्ट है, क्या उसकी प्लानिंग क्या है, आगे की फ्यूचर की प्लानिंग क्या है, तभी हम चीन को समझ पाएंगे। तो अभी तक से आपको मतलब ये तो हो ही गया कि वन बेल्ट वन रोड चीन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ये पूरा दुनिया में लगभग इसको उन्होंने एक बहुत बड़ा फोरम ऑर्गेनाइज किया था चीन में। बहुत से देश के 130 देश के डेलीगेट्स वहां गए हुए थे। काफी देशों के साथ उन्होंने MOU कहीं साइन किया है, कहीं तमाम तरह के जो उनके आपस में समर्थन उन्होंने दुनिया में जुटाने के लिए बहुत कोशिश किया। तो और जगह तो ले ही लिया है बहुत से, जैसा आपको बताया गरीब और छोटे पूरे अफ्रीका यूनियन के, अरब जो कंट्रीज हैं, अरब लीग है 14 देशों का, वो हमारे बगल के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, इन लोगों को भी वो इस पूरे अपने उसमें शामिल कर चुका है। जैसा आपको पहले ही बताया, पाकिस्तान के साथ सीपेक बन रहा है, ट्रांस हिमालय कॉरिडोर बन रहा है इनके साथ, नेपाल के साथ। बांग्लादेश में जो उनका मेरी टाइम सिल्क रूट है, जो समुद्र के रास्ते जाने वाला है, उसके लिए उन्होंने पहले से हमनटोटा में बड़ा सा बंदरगाह बनाया। बंदरगाह की स्टोरी सुनिए तो आप दंग रह जाएंगे। चीन ने पहले लोन देके बनाया वो, लेकिन श्रीलंका में व्यापार उस गति से नहीं बढ़ा जिस गति से वो लोग उम्मीद किए थे। तो उसके जो कर्जा के किस्तें चुकानी थी, उस किस्ते को चुकाने में जब श्रीलंका असमर्थ हुआ तो उन्होंने उस पूरे बंदरगाह को 99 साल के लिए बीच पे ले लिया, उसके बदले में दबा के। तो ये कर रहे हैं कि लोन तो दे रहे हैं, लेकिन अगर आप किसी कारण से चूक हुई आपसे या कोई हुआ तो पूरा जमीन आपको बदले में ले रहे हैं। ताजिकिस्तान इनके बगल का छोटा सा एक देश है सेंट्रल एशिया का, वो भी इसी तरह का लोन लिया था इसी प्रोजेक्ट के तहत। जब उसने नहीं चुकाया तो उनसे 5000 किलोमीटर इन्होंने जमीन उसका ले लिया। तो पाकिस्तान में ही देखिए, पाकिस्तान के बीच में आप लोग खबरें पढ़ते रहे होंगे, उसका भी यही है। चीन ने वहां पे बहुत पैसा लगाया, सबसे ज्यादा तक अमेरिका भी उतना पैसा नहीं कभी लगाया था। लेकिन पाकिस्तान जब फेल हुआ बीच में, वहां पे आर्थिक क्राइसिस आया, तो इन्होंने अपने लोन रीपे करने के लिए फिर से लोन दिया। एक चीन के पूरे लोन जाल में फंसा हुआ है। इसीलिए देखिए, जब भारत के साथ जब यहाँ पे गलवान घाटी में संघर्ष हुआ तो जो चीन की तरफ से बयान आया तो उन्होंने भारत को यही धमकी दिया कि हम तुम्हें 3 तरफ से घेरेंगे। 3 तरफ यानी हम एक तरफ से रहेंगे, एक तरफ से पाकिस्तान रहेगा और एक तरफ से नेपाल रहेगा। और अभी जबकि हमारे प्रधानमंत्री जी जब वहां गए हुए थे अभी, तो वहां पे जो सेना का जमावड़ा हमारा बढ़ रहा है। चीन ने अपना सेना तो जमाया ही, जो काराकोरम है जो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड, वहां पे भी काफी चीनी और पाकिस्तानी सैनिक पड़े हुए हैं। तो इससे आप वन बेल्ट वन रोड और इससे जो भारत का तनाव बन रहा है, इसे समझ सकते हैं। तो पाकिस्तान एक तरह से उनकी पूरी तरह से कॉलोनी बन चुकी है। आज पाकिस्तान का अपना बहुत कोई स्वतंत्र अस्तित्व दिखाने के लिए है कि वहां का वो एक चुना हुआ प्रतिनिधि है और राष्ट्रपति है, लेकिन उस सेना के माध्यम से उसको चला आज के डेट में पूरी तरह से चीन रहा है। चीन के ही पैसे से पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, क्योंकि जो चीन जब बेल्ट रोड बनाता है तो आपके जो स्थानीय उद्योग धंधे होते हैं वो इतना सामान डंप आपके यहाँ कर देगा कि वो सब जो रहस्य चीजें होंगी वो नष्ट हो जाएंगी। आप कोई भी व्यापारी आज के डेट में दुनिया के मतलब और देशों में भी, भारत में तो एकदम नहीं, पाकिस्तान तो और भी नहीं, तो उन जगहों पे वो व्यापारी उनसे कॉम्पीट नहीं कर सकते हैं। और जब वो रोड और वो बन जाएगा तो बहुत आसानी से 2-3 दिनों के अंदर पूरा उनका माल पहुंच जाएगा वहां पे।
तो वो सस्ते में उन चीजों को बहुत बेच सकते हैं, उनका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगा वो बहुत घट जाता है। इसका वो फायदा लेते हैं आपके उद्योग धंधे को नष्ट करके अपना स्थापित करने के लिए। तो एक तो ये पार्ट आप समझिए कि भारत के इर्द गिर्द के देशों को उन्होंने अपने कर लिया है। जो उनका दूसरा गया है नेपाल के लिए, यद्यपि कि शुरू में लगता है कि नेपाल से क्या ही दिक्कत होना चाहिए, नेपाल और बीजिंग का ये मामला है, लेकिन ये सिर्फ इतना नहीं है। 1953 में नेपाल से भारत की एक संधि रही है और नेपाल बहुत कुछ भारत से हर तरह से आर्थिक रूप से, सामाजिक माने सोशियो कल्चरल रूप से जुड़ा हुआ रहा है। बहुत से गोरखा भारत की सेना में है, तो नेपाल के साथ हमारे रिश्ते बहुत जटिल हैं, मतलब उनको आसानी से हम नहीं हटा सकते हैं। सेना के बहुत ज्यादा संवेदनशील पदों पे गोरखा लोग हैं, नेपाली लोग हैं, हमारे यहाँ बहुत से उनको भरते हैं, तो यहाँ के जो तमाम प्रांतों में है। इन सब कारणों से वो पूरा जब नेपाल इनके असर में जाता है तो वो असर भारत पे लंबा और गहरा प्रभाव छोड़ने की ताकत रखता है। चीन इस बात को समझता है, तो इसलिए वो पूरे नेपाल को अपने 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 पक्ष में लाने के लिए वो पूरा जो है खेल रच रहा है, व्यू रच रहा है, ताकि हम भारत पे फ्यूचर में दबाव बना सके और उस जो सड़क बनेगी उसके थ्रू जो है वो वाया नेपाल, चूंकि नेपाल के साथ व्यापार का भी है, सीमा पे बहुत जाते हैं, उस तरह की सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है, कर लिया। और उन्हीं के देखिए शाह पे अभी चीन में देख ही रहे हैं कैसे क्राइसिस है चीन, अरे नेपाल ने कई भारत के जो जिसपे थोड़ा विवाद पहले से था, ऐसा नहीं कि विवाद अभी नया बना, लेकिन जिस तरह से नेपाल ने उस पर कड़ा रुख अख्तियार किया और अपने वहाँ पे फायरिंग हुई और नेपाल के प्रधानमंत्री ने जिस तरह से नक्शे को पास करा के संसद से काम किया, तो वो एक इशारा जो था वो खतरनाक था भारत के लिए। ये भी एक टैक्टिस थी चीन की, वन बेल्ट वन रोड में भारत को शामिल करने के लिए। भारत चूंकि शुरू से इस चीज का रहा है, भारत की जो मेन जो दिक्कतें रही हैं वो दो मुद्दों पे ज्यादा रही हैं। पहला मुद्दा भारत का ये रहा है कि जो पैसा कर्ज देते हैं वो कभी भी एक सिद्धांत के तहत नहीं देते हैं, पारदर्शिता नहीं है चीन में। चीन जो भी देता है बायलैटरल लोन देता है उस काम के लिए, वो बहुत ही गोपनीय रखता है, किस आधार पे दे रहा है, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, सब चीन ही तय करते हैं। सब चीन की कंपनियां वहां पे आके ठेके करेंगी, तो लोकल लेवल पे खाली वो बनता है, आपको लोन दिखता है, आपके लिए वो एक एसेट के बजाय आपके लिए लायबिलिटी ज्यादा बन जाता है। आप उसके प्रभाव से आगे नहीं जा सकते हैं, उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, उसमें जो म्यूचुअल एक लाभ होना चाहिए वो चीज नहीं है, उसमें वो एक तरफा है, वन वे है। तो भारत का एक बहुत बड़ा कंसर्न ये रहा है। दूसरा जो कंसर्न रहा है भारत का कि चीन से हमेशा डर लगता है कि उसका सैन्य उपयोग कर सकता है। जैसे उन्होंने अभी जब ग्वादर पोर्ट लिया तो सबसे बड़ा डर है कि उनका प्रशांत जो हिंद महासागर है, जो अरेबियन सी है, जो इंडियन ओशन है, जहाँ पे भी भारत सबसे बड़ा नेवल शक्ति है, सबसे बड़ा शक्ति है इस क्षेत्र का, तो वहां पे उनकी उपस्थिति हो जाएगी और उस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर का जो अपना है उसके लिए मतलब माल ले जाने के लिए जो शिपिंग का एस्टेब्लिशमेंट बना रहे हैं उसका इस्तेमाल सेना के लिए भी कर सकते हैं। नेवी के भी अचानक से उसी में 2 जहाज धीरे से रूप बदल के आ गए या हथियार धीरे से कंटेनर में आ गए, तो आप उसको अलग नहीं कर सकते हैं, वो सेना के का भी उसका जब वो चाहे सैन्य उपयोग कर सकते हैं। तो एक तरह से भारत के इतने पड़ोस में आना, इसी तरह श्रीलंका का जो अमन टोटा है जिसका 99 साल के लिए लीज उन्होंने ले लिया है, तो वहां पे खतरा है, क्योंकि ये एक और किया है इन्होंने, एक जिबूती देश है वो छोटा सा, उसको भी इसी तरह से वन बेल्ट वन रोड उन्होंने पैसा दिया था। जब वो पे करने में नाकाम रहा तो उन्होंने उससे काफी जमीन लेके वहां पे अपना सैन्य रहता है, जो चीन का पहला विदेश में, अमेरिका ने तो बहुत से बनाया है लेकिन चीन अभी तक अपनी सेना कोई बाहर दूसरे देश में अड्डा बना के नहीं किया था, तो उसने जिबूती में सैन्य अड्डा ले लिया। ये एक खतरा जो है इसके सैन्य उपयोग के कारण से बन रहा है, जो खतरे की बात काफी है। ये तो हम देख रहे हैं कि जो इस तरह के, जो मैंने बताया था पहले भी कि उन्होंने एक रूस का कजाकिस्तान से होते हुए, बेलारूस होते हुए जर्मनी तक का है, एक चीन मंगोलिया रूस कॉरिडोर है। इसके जो मैं हिस्से बता रहा हूँ वन बेल्ट वन रोड के, चीन से तुर्की इस्तांबुल का कॉरिडोर है, चीन से सिंगापुर का है, चीन से पाकिस्तान का ये है सीपेक जो मैं बोला, और इसमें जो बताया कि रेल रोड तो है ही, और दूसरा चीज है इसका कि उसके साथ व्यापार संधि जो एग्रीमेंट करते हैं, ट्रेड एग्रीमेंट, उसके लिए जो लीगल पूरा सेटअप है वो भी वो कर रहे हैं, और जो पुलिसिंग उसके लिए होगी वो पुलिसिंग का भी वो कह रहे हैं कि हम ही इसकी पुलिसिंग करेंगे।
पावर ग्रिड भी बनवा रहे हैं, वो सब जगह पे पाकिस्तान में पावर ग्रिड बनवा रहे हैं और जब देशों में पावर ग्रिड बनवा रहे हैं। तो अभी तक इसके सपोर्ट में एक, जैसा कि बताया, कुछ दुनिया में, क्योंकि ये पूरी दुनिया में इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना बड़ा कभी सोचा नहीं किसी ने, अमेरिका ने भी इतना बड़ा सोचा नहीं, किसी दुनिया में किसी देश ने अब तक इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोचा जितना चीन वन बेल्ट वन रोड में कर रहा है। बताया पहले ही आपको, पूरा चीन का ये है कि $1 ट्रिलियन में जाएगा। $1 ट्रिलियन मतलब भारत जो है ना, पूरी जीडीपी, जैसा कि आपको बताया, पूरे 130-135 करोड़ लोग हम लोग हैं, हम लोग पूरा जो जीडीपी है पूरे देश के वो है साल भर का, तो उससे मतलब बराबर वो खर्च खाली $4 से $8 ट्रिलियन 2049 तक इनका खर्च करने का प्लान है। तो ये सबसे बड़ा है, तमाम देशों में लेकर इसको उत्साह भी बना, तमाम लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं जैसा कि पहले बताया, और इसका विरोध भी कर रहे हैं। सपोर्टर के मैं नाम मोटा मोटी आप लोग को बता देता हूँ। रूस है, सिंगापुर है, फिलीपींस है, ग्रीस है, क्रोएशिया है, यूरोप, पश्चिमी यूरोप में इटली एक ऐसा देश है जो बहुत ज्यादा क्लोज जुड़ा हुआ है, श्रीलंका, अफ्रीकन के पूरे देश हैं, अरब देश हैं। विरोध में कौन कौन है, जैसा कि आपको बताया, अमेरिका सबसे ज्यादा, यूएसए सबसे ज्यादा विरोध कर रहा है क्योंकि उसको चैलेंज कर रहा है ना, ये पूरा व्यापार पे छाने का। और इंटरेस्टिंग चीज आपको एक बताऊं कि चीन किस तरह से उद्भव कर रहा है। शुरुआत चीन ने खिलौने और छोटे छोटे घड़ी के पुर्जे, फिर मोबाइल और इस तरह की वस्तुओं पे किया, लेकिन जो पिछले 5-7 सालों में, 10 सालों में आप देखेंगे चीन जो तकनीक के क्षेत्र के, जैसे एप्लीकेशंस, जो सॉफ्टवेयर है दुनिया के और टेक्नोलॉजी है, उसमें बहुत आगे। जैसे वायरोलॉजी का डर लग रहा है, जो कोरोना, तो ये अगर कोरोना उन्होंने वाकई बनाया तो ये बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है। इसी तरह जूम ऐप, टिकटॉक, ये सब जितने एप्लीकेशंस हैं, अमेरिका में ही इस तरह के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के काम होते हैं। R&D का काम अमेरिका ही करता था। जितना देखिए फेसबुक है और सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, इतनी बड़ी बड़ी जो कंपनियां कंप्यूटर क्षेत्र में काम करी थी वही है। अब चीन क्या करता है कि अच्छा, चीन की एक पॉलिसी है। चीन क्या करता है कि चीन में आपको काम करने के लिए अपना जब भी रिसर्च सेंटर करेंगे, जैसे एप्पल का भी रिसर्च सेंटर है, जो भी कंपनी है, वो उसको अपनी बहुत सी सूचनाएं, इस कंपनी का काम करने का तरीका, सब चीज शेयर करना पड़ता है। ये वहां का नियम है। तो जो वो कंपनियां शेयर करती हैं, तो उन्हीं के चीन वाले उस चीज को कॉपी करके कोई दूसरी कंपनी खड़ा करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। जैसा कि आप देखेंगे पेटीएम आया, तो पेटीएम अलीबाबा उसका है, जोमैटो, ओला, उबर की तरह उन्होंने ओला पूरा स्थापित कर दिया, जोमैटो। तो ये पूरा उन्होंने चीन ने स्थापित कर दिया है और इससे उनकी जो क्षमता है वो बढ़ती जा रही है। अब मैं देखें कि मैंने स्पेशली मैं भारत के रेफरेंस में ज्यादा बात करूंगा, ये तो पूरी दुनिया पे हुआ जो जियोपॉलिटिकल और अर्थव्यवस्था, तो इतना बड़ा वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और पूरी दुनिया को इससे ये है कि लगना तो ये चाहिए कि व्यापार बढ़ेगा तो लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे, आर्थिक विकास होगा, लेकिन डर वही है जो चीन के नियत को लेके है, उसके मंसूबे को लेके है कि उसका वो सैन्य उपयोग करता है। उसके बदले वो एक लोगों को ऋण जाल में फंसा लेते हैं और ऋण जाल में फंसा के आपके सॉवरेनिटी पे, आपके स्वतंत्रता पे, आपके पूरे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा पे वो चोट करते हैं। तो इसका खतरा है। भारत पे ये असर पड़ेगा कि जैसा कि आपको बताया, सीपे के कारण भारत चूंकि पूरे कश्मीर को अपना मानता रहा है और वो माने लीगली भारत का हिस्सा है, तो जो ही हम सीपे का इसको मानेंगे तो हमको सीपे को मान्यता देनी पड़ेगी, वन बेल्ट वन रोड को। और तो ही वो जो काराकोरम के ऊपर चीन ने अक्साई चीन का हिस्सा लिया और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और जो उसको 5000 वर्ग किलोमीटर दे दिया, उसको वैधानिक रूप में आप मान लेंगे कि ये उनके ही हिस्से हैं। दूसरा है कि भारत क्या कर रहा है और चीन क्या कर रहा है कि 6 देशों तक उसने अपनी बताया कि 6 पड़ोसी, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन देशों को उसने अपने इससे बना लिया है। वहां पे उपस्थिति रोड से, रेल से, इंफ्रास्ट्रक्चर से पूरी तरह से कर रहा है, जिसका चीनी आधिपत्य एक तरह से रहेगा, चीनी डोमिनेंस रहेगा। तो ये भारत के लिए खतरे की घंटी है। भारत को जब चाहेगा वो तब इन देशों के माध्यम से डायरेक्ट बिना किसी उसमें आए हुए प्रभावित कर सकता है, भारत के हित प्रभावित करेगा। तो ये भारत की ढिलाई रही है लंबे समय से कि भारत, क्योंकि देखिए ये देश तो कोई ना कोई लाभ के लिए जाएंगे, तो ये देशों का ही खाली दोष नहीं है। भारत या तो पैरेलली उनको इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर दे, उनको एक पैरेलल व्यवस्था दे ताकि वो देश भारत की तरफ झुके, लेकिन अब वो भारत देने में असमर्थ है या उतनी रणनीतिक चीजें नहीं कर पा रहा है, इसलिए कर रहे हैं। तो ये चूक है। दूसरा चीज है कि जो ये देश है भारत के भी डोमिनेशन से इनको डर लगता रहा है, तो वो चीन की तरफ झुक के एक पावर बैलेंस बनाते रहे हैं। तो जो हमारा हमने देखा कि जो इनका वन बेल्ट वन रोड है वो पूरी दुनिया को तो प्रभावित कर ही रहा है, भारत को विशेष तौर पर करे। क्योंकि चीन की बहुत
इच्छा रही है और चीन ने बहुत कोशिश किया है कि भारत किसी तरह से इसमें शामिल हो जाए। उन्होंने हर तरह से कूटनीतिक और सामरिक दबाव बनाने की भी कोशिश बहुत की भारत पे। इनफैक्ट आज के डेट में जो गलवान घाटी है, जो चीन में आम एक सोच है कि वो भारत अमेरिका के करने पे टकराव कर रहा है, ताकि वन बेल्ट वन रोड में उनका डिस्टर्ब हो। थोड़ा सा कोरोना ने भी डिस्टर्ब उनका किया, बहुत से प्रोजेक्ट उनके अभी डिस्टर्ब हुए हैं। बहुत से अफ्रीका देशों ने उनका लोन जो लिया था उसका मतलब जो उनका पेमेंट करना था, वापस करना था लोन का जो उनके थे, वो उन्होंने रोक दिया है। तो इस परिस्थिति में चीन जो है चाहता है कैसे वो भारत को अपने साथ ले, ताकि भारत इतना बड़ा बाजार है, बड़ा वो है, और उसके जो पुराना सिल्क रोड है उसका एक एसेंशियल पार्ट भारत रहा था, तो उससे तक जाए। तो ये हमारा वन बेल्ट वन रोड का एक मोटा मोटी मैंने खाका खींचा, और एक दो मैंने मानचित्र बनाए हुए हैं जो चीन आज का है तो भारत से ज्यादा जटिल है। हम लोग के यहाँ जो प्रांतों और केंद्र शासित प्रदेश का एक कॉन्सेप्ट है तो वही स्तर है। चीन में जो बहुत से ऑटोनोमस एरिया है, जैसे तिब्बत का ऑटोनोमस एरिया है, और जो सिकियान प्रांत है जो बताया मैं पहले भारत से बहुत जुड़ा हुआ था, वहाँ का है। 5 प्रांत उनके हैं। हांगकांग और मकाऊ जो दूसरे देशों से पहले पट्टे पे दे दिए थे चीन ने, वो वापस जब मिले तो वहाँ पे अलग से लोकतंत्र है। ताइवान को लेके जैसा कि पहले बताया था, ताइवान फार्मोसा द्वीप जो ताइवान में कहता है कि मुख्य हम सरकार है और चीन की मार्क्सवादी सरकार कहती है कि हम सरकार है। एक वहाँ पे भी टकराव है। तो चीन की अपनी दिक्कतें भी हैं, वहाँ भी भाषाई और जो अन्य अल्पसंख्यक के साथ दिक्कतें हैं। उइगर मुसलमान उनके साथ टकराव है, तिब्बती जो बौद्ध उनके साथ टकराव है, और जो देशों के साथ, पड़ोसी देशों के साथ, मंगोलिया हो चाहे वियतनाम हो चाहे भारत हो चाहे और भी देश हों, उनके साथ भी उसके अपने झगड़े रहते हैं। तो इन परिस्थितियों में हमको एक भारत को ये समझना पड़ेगा कि हम इन देशों को साथ लें। जापान को जैसे उनके साथ साउथ उसमें टकराव है, साउथ चाइना सी में टकराव है, तो हम कैसे इन देशों को एक साथ लें, एक ऐसा बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं ताकि हम चीनी चीज़ों को कर पाए, काउंटर कर पाए। नहीं तो चीन की चीज़ें आएंगी और फिर हम उस रोक नहीं पाएंगे। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है कि पाकिस्तान के से तो अगर ट्रेड नहीं है तो नेपाल के रास्ते, बांग्लादेश के रास्ते। अभी देखिए 3-4 दिन पहले आप लोगों ने खबर पड़ा होगा, बांग्लादेश के तमाम चीज़ों को उन्होंने टैरिफ 0 कर दिया। जो उस पर टैक्स लिया जाता था, टैरिफ जितने हैं उन पर 4000 सामानों को उन्होंने बांग्लादेश का एक झटके में खत्म कर दिया। तो बांग्लादेश के रास्ते, श्रीलंका के रास्ते, इनसे देश भारत भी जुड़ा हुआ है। साउथ ईस्ट एशिया के रास्ते, थाईलैंड के रास्ते, वो इतना सामान भेज देगा कि डंप कर देगा कि हमारी जो इंडस्ट्री है, हमारी जो एक आत्मनिर्भर बनाने की जो प्रधानमंत्री जी का वचन है, वो सब खतरे में पड़ जाएगा। हमारी अर्थव्यवस्था वो बढ़ेगी। तो कोरोना काल तो संकट है ही। ये वन बेल्ट वन रोड का जो लंबा ये है, कोरोना तो 1-2 साल में उसका बीत जाएगा, और लेकिन ये वन बेल्ट वन रोड 2049 तक उनका प्रोजेक्ट है। तो इसके लिए हम लोग को बहुत ही सावधानी से इसको रिस्पॉन्ड करना होगा, समझना होगा, चीन को समझना होगा, ताकि हम समझ पाएँ कि भारत से क्या उसकी समस्याएं हैं, क्या उसकी उम्मीदें हैं, और कैसे इसको हैंडल करना है, कैसे हैंडल करना है। अजय जी, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ। आपको क्या लगता है आगे चल के इंडिया क्या इसको काउंटर कर पाएगा, या चाइना इंडिया के ऊपर OBOR के थ्रू हावी हो पाएगा? इसमें आपको क्या लगता है कि क्या हो जाएगा, कैसे इंडिया इससे बच सकता है? इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालें। हाँ सर, जैसा आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है कि कैसे क्या होगा। वो जो ये वन बेल्ट वन रोड है, ये टूल है, केवल चाइना का टूल है, जिसके थ्रू ये अपना क्षेत्रीय जो रीजनल पावर भारत एक था उसके डोमिनेशन को कम करके और अपना डोमिनेशन बढ़ा रहा है साउथ एशिया में। और एशिया फॉर एशिया एक उन्होंने नारा भी दिया है वन बेल्ट वन रोड के लिए। तो अभी ये हमारे सब कुछ हमारे रिस्पॉन्स पे निर्भर करता है कि हम भारतीय कैसे सोचते हैं, हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, कैसे अपने को एकजुट रखते हैं, और क्या हमारी योजनाएं हैं। तो इस आधार पर करेगा कि हम उनको कैसे उनके असर में आ जाएंगे या हम अपनी छाप छोड़ पाएंगे। भारत जैसा कि अभी देख रहे हैं, जाति धर्म के नाम पे जिस तरह से बटा हुआ देश है, और हमारे मुद्दे शिक्षा और स्वास्थ्य और आर्थिक विकास न हो के तमाम स्थानीय मुद्दे हैं। जाति के आधार पर वो लोग वोट करते हैं, भाषा के नाम पे, और आपस में ही लड़ते रहते हैं। तो ये स्थिति रहेगी तो उनके लिए वो आसान 4 आम होंगे। वो थोड़े से पैसे से किसी ग्रुप से
झगड़ा करवा देंगे आपस में, यहाँ पे विद्रोह करवा देंगे, किसी को प्रमोट करेंगे, किसी को नीचे दिखाएंगे और अपना असर स्थापित कर लेंगे। लेकिन अगर हम सही में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दें, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब केवल प्राकृतिक रिसोर्सेज का ही या आर्थिक विकास का ही नहीं, जो ह्यूमन रिसोर्सेज का भी, लोगों की शिक्षा स्वास्थ्य पे बहुत अच्छा निवेश करें, विशेष तौर से प्राइमरी एजुकेशन। भारत दुनिया का सबसे बेकार प्राइमरी एजुकेशन वाला दूसरा देश है। अगर इंडेक्स निकालेंगे प्राइमरी एजुकेशन, क्वालिटी प्राइमरी एजुकेशन की, तो नीचे से हम दूसरे नंबर पे आते हैं। चीन ने जो एज लिया 1980 में, बताया मैंने सर कि 1980 में वो हमारे हमसे पीछे थे, लेकिन अब पिछले 40 लगभग साल हुआ, 80 से 2020 40 साल होते हैं। ऐसा क्या कमाल उन्होंने कर दिया कि इतना आगे चले गए, कि 2.5 गुना हमसे आगे चले गए जीडीपी में। कारण यही है कि उन्होंने 70 के ही दशक में प्राइमरी एजुकेशन और छोटी छोटी चीजों को उन्होंने बहुत ध्यान दिया और अपना नींव मजबूत कर लिया। हम उतना नहीं कर पाए। हमारी अधिकतर जनसंख्या, महिला शिक्षा, जो गांव में शिक्षा है उसका क्वालिटी बहुत खराब रहा, तो लोग पढ़ तो लिए लेकिन साक्षर हुए, लेकिन शिक्षित नहीं हुए, उस तरह से नहीं हुए कि वो कुछ काम शुरू कर पाए स्वतंत्र रूप में। बहुत से लोग अभी भी खेती पे और जो भी छोटी छोटी जोते हैं उस पर निर्भर रह गए, तो हमारा प्रोडक्शन उस अनुपात में नहीं बढ़ा जिस अनुपात में उनका तेज बढ़ा। तो हमको इस विषय पे ध्यान देना होगा कि अपने ह्यूमन रिसोर्स को इतना अच्छा करें, और राजनीति में जो मूल मुद्दे हैं वो हमारा विकास, सही का विकास, ये जाति धर्म मंदिर मस्जिद के झगड़े, संप्रदाय के झगड़े से ऊपर उठ के हम भारतीय महसूस करें और इस मुद्दों पे काम करें, तो हम उनके बराबर पहुंच